नमस्कार स्टूडेंट्स। चाहे आप CUET की तैयारी करेंगे या 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर BSTC की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भाई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है और उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं NCERT के, जो 12वीं की किताब से लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस श्रृंखला को देखना चाहिए, जिससे ज़रूर आपको इन क्वेश्चनों का फ़ायदा मिलेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो सूक्ष्म अध्ययन के बाद बनाए गए हैं, तो आप इसका सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट ही हमारा चल रहा है राजा किसान नगर, इसी के निमित्त हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिप्लस यूनानी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए विद्यार्थियों, एक बुक्स है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका शाब्दिक अर्थ है लाल सागर की समुद्री यात्रा। लाल सागर की समुद्री यात्रा, बुक्स का नाम है समुद्री यात्रा। ऐसा मानते हैं कि इस बुक्स का लेखक जो है वो अज्ञात है। लेकिन इस बुक्स में क्या उल्लेख किया गया है? इस बुक्स में उल्लेख किया गया है कि हमारा जो व्यापार दक्षिण भारत में जो व्यापार होता था, सुदूर साउथ में, यहाँ पर एक बंदरगाह होता था जिसका नाम है कोडुमनाल, या फिर इसको हम कोझिकोड भी कहते हैं। कोझिकोड या कोडुमनाल बंदरगाह है। यहाँ से हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। किसका? हीरा जवाहरात का व्यापार होता था, और मसालों का व्यापार होता था। मसालों का व्यापार। इसके बदले स्वर्ण आता था, भारत में स्वर्ण आता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और किन किन समुद्रों से भारत का व्यापार होता है, इसकी जानकारी भी इसमें दी गई है। तो देखिए यहाँ पे पेरिप्लस का यूनानी शब्द है पेरिप्लस, जिसका अर्थ क्या है? तो पेरिप्लस का अर्थ है लाल सागर की समुद्री यात्रा। सी माने सागर होता है, लाल सागर की समुद्री यात्रा, तो लाल सागर, पेरिप्लस, लाल सागर शब्द है पेरिप्लस का अर्थ है लाल सागर की समुद्री यात्रा। तो पेरिप्लस का अर्थ है लाल सागर, तो ये ध्यान में रखना। पेरिप्लस एक यूनानी शब्द है। इस बुक्स का नाम ध्यान में रखना है, और इस कोडुमनाल पोर्ट का ध्यान में रखना है, जहाँ से हीरे जवाहरात का व्यापार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। देखिए ये सवाल, लाल सागर इसमें उल्लेख मिलता है, तो ये समुद्री यात्रा का एरिथ्रियन सी का मतलब समुद्री यात्रा। सी माने समुद्र की यात्रा है। लेकिन कौन से सागर का उल्लेख किया गया है? लाल सागर का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एरिथ्रियन यूनानी शब्द का अर्थ क्या है? एरिथ्रियन यूनानी शब्द, एरिथ्रियन वही लाल सागर की यात्रा का उल्लेख है। कौन सी यात्रा का उल्लेख है? कौन से सागर की यात्रा का उल्लेख है? लाल सागर यात्रा का उल्लेख है। तो एरिथ्रियन सी, लाल सागर। तो लाल सागर की यात्रा का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे यात्रा का उल्लेख है ना, यात्रा, समुद्री यात्रा। कौन सी? समुद्री यात्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो समुद्री यात्रा। कौन सी यात्रा? समुद्री यात्रा। या लाल सागर की यात्रा तो भी सही है, लाल सागर की यात्रा भी कह देंगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो ये ध्यान में रखना है, यूनानी शब्द का अर्थ जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, प्रथम सदी यूनानी समुद्री यात्रा द्वारा रचित आ गया है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लाल सागर में तमिलनाडु के किस व्यापारिक केंद्र का उल्लेख किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। कोडुमनाल, कौन सा बंदरगाह का उल्लेख किया गया है? कोडुमनाल का उल्लेख किया गया है, जहाँ से हीरे जवाहरात का व्यापार होता है। हीरे जवाहरात का व्यापार होता है, ऐसा उल्लेख किया गया। व्यापार मसालों के बदले, इसका नाम भी उल्लेख है इस पुस्तक में, इस कोडुमनाल का नाम भी उल्लेख है। सोपारा भी प्राचीन बंदरगाह है, महाराष्ट्र के अंदर है।
मानचित्र में आपसे पूछ सकते हैं। सोपारा भी एक महाराष्ट्र में है, प्राचीन केंद्र है जहाँ अशोक के महाशिलालेख मिले हैं। बेंगराजा, बेंगराजा किसको कहते हैं? भड़ौच को। भड़ौच, भड़ौच, भड़ौच कहाँ है? भड़ौच गुजरात में है। भड़ौच कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में। प्राचीन नाम है इसका। और पोडुका भी दक्षिण भारत का बंदरगाह, एक दक्षिण भारत का बंदरगाह है, दक्षिण भारत का बंदरगाह है, लेकिन अपने नाम ध्यान में रखना है। वो क्या है? कोडुमनाल। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में किसका उल्लेख मिलता है? कोडुमनाल का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सवाल, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक के अनुसार सत्य कथन क्या है? सत्य कथन देखना। देखिए, यह पुस्तक यूनानी समुद्री यात्रा द्वारा लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तक में प्राचीन समुद्री गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में भारत के विदेशियों द्वारा आयात किए गए सिक्के, पुखराज, शीशे, तांबे, टिन आदि की जानकारी मिलती है। देखिए, ये सभी कथन सही है, ये सभी कथन सही है। इस पुस्तक में यूनानी यात्रियों द्वारा लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई एक यूनानी यात्री के द्वारा इस पुस्तक में प्राचीन समुद्री गतिविधियों की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। इस पुस्तक से भारत के विदेशियों द्वारा आयात किए जाने वाले सिक्के, पुखराज, शीशे, तांबे, टिन आदि की जानकारी भी मिलती है। ऑप्शन डी राइट है। तो ये सारा विवरण किस किताब का है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का विवरण है। इस पुस्तक का ये विवरण है। ध्यान में रखिए कौन सी बातें इसमें हैं। आपसे पूछ सकते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेरिप्लस एरिथ्रियन सी एक यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसका अर्थ है लाल सागर की समुद्री यात्रा, जिसमें भारत के कोडुमनाल बंदरगाह का उल्लेख है। जिस पुस्तक में उल्लेख किया गया भारत में प्राचीन समुद्री गतिविधियां कैसी होती थी और विशेषकर कोडुमनाल से विदेशी जो वस्तुएं आयात की जाती थी, पुखराज, शीशे, तांबे, टिन आदि की जानकारी भी इसमें मिलती है। नेक्स्ट सवाल देखिए विद्यार्थियों, एक बेहतरीन विकल्प आपके सामने है यहाँ पे, BSTC यानी आपके बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कहते हैं जिसको, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट यानी BSTC का कोर्स जो है उसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, यानी आप प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग करते हैं और ये एक प्री टेस्ट है। और इसी श्रृंखला में ये एक बेहतरीन बैच जो है सरोकार क्लास के द्वारा शुरू किया गया है। तो मेरे अनुसार बाड़मेर में जो रीजनिंग जो है शायद अपने यहाँ जैसे खेताराम जी सर जो है उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है बाड़मेर में रीजनिंग के मामले में। और विद्यार्थियों BSTC में जो ज़्यादा मामला होता है वो रीजनिंग का होता है। बाकी हम आपको राजस्थान GK में बेहतर तैयारी के साथ आपको अच्छा शानदार कोर्स हम यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। किसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको गलत ना हो। इसके अलावा टीचर एप्टीट्यूड जो है वो भी यहाँ बेहतर तरीके से हम आपके बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से उसको तैयार करवाएंगे। आपके ये क्षमता विकसित कर देंगे कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। तो आप ध्यान रखिए, ये BSTC का बैच यहाँ पे आप देख लीजिए शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ इससे जुड़ करके इस कोर्स को ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं और विशेष विकल्प ऑफलाइन है जिसके अंदर देखिए रीजनिंग दिया हुआ है, बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। टीचर एप्टीट्यूड का बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे। हिंदी की व्याकरण की आपको बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे। आर्ट्स एंड कल्चर्स जो है यहाँ जो टॉपिक है इसमें वो भी आपको बेहतर तरीके से तैयार करवाएंगे। तो आप अपने सरोकार क्लासेस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप जो है उस पर आप इसे स्लॉट करके आप सब्सक्राइब करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। ये रेगुलर बैच शुरू होगा मॉर्निंग टाइम 9 बजे ये बैच शुरू होगा। तो आप इस विकल्प को विशेष रूप से ध्यान दें कि BSTC का ये बेहतरीन जो बैच शुरू हो रहा है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही यानी मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका ये बैच शुरू हो रहा है। तो आप इसमें अवश्य ज्वाइन करें, बेहतरीन आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखिए सवाल, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के अनुसार विदेशियों द्वारा आयातित वस्तुओं का समूह नहीं है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से विदेशों से कौन कौन सी वस्तुएं मंगाई जाती थी, वस्तुएं आयातित की जाती थी, वस्तुएं आयातित की जाती थी। कौन कौन सी वस्तुएं विदेशों से हम लाते थे इसमें उल्लेख किया है, पारदर्शी पत्थर, कछुए की खोपड़ी, हाथी दांत, रेशम वस्त्र, हीरे मोती, काले नग, गाय के सींग, सोना चांदी। तो इसमें विशेष रूप से
हाथी दांत और रेशम ये हम नहीं लाते थे। कौन सी वस्तुएं नहीं लाते थे? हाथी दांत और रेशम नहीं लाते थे, क्योंकि भारत में हाथी दांत उपलब्ध होते थे। हाथी दांत और इसी के निमित्त भारत में एक व्यावसायिक श्रेणी थी। श्रेणी मतलब गिल्ड, यानी एक समान व्यवसाय करने वाले श्रेणी, जिसको दंतकार श्रेणी कहा गया। दंतकार श्रेणी जो हाथी दांत का काम करती थी, ये भारत में पहले से थी। रेशम जिसको सिल्क कहते हैं, सिल्क रूट भारत में था। रूट यानी मार्ग, कब? कुषाण काल में था, उत्तर और दक्षिण भारत में कुषाण काल में। तो ये वस्तुएं पहले से भारत में थी। तो पेरिप्लस में विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का समूह नहीं है। हाथी दांत और रेशम ये समूह नहीं है। बाकी पारदर्शी पत्थर मंगाए जाते थे, कछुए की खोपड़ी, हीरे मोती, काले नग, गाय के सींग, सोना चांदी आदि ये सभी मंगाए जाते थे। इसका उल्लेख किस में मिलता है? पेरिप्लस बुक्स में मिलता है। तो पेरिप्लस बुक्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण भारत में पेरिप्लस के अनुसार मूंगे के उद्योग का केंद्र कहां पर था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कोडुमनाल है। कौन सा बंदरगाह है? कोडुमनाल। दक्षिण भारत में इस बंदरगाह का उल्लेख किया गया है। ताम्रलिप्ति उस समय उत्तर भारत का बंदरगाह था। कोर के आपके जो पूर्वी तट है दक्षिण भारत का, वहां पे, और पोडू का भी दक्षिण भारत का बंदरगाह था। इसमें उल्लेख किसका है? कोडुमनाल का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखिए, मूंगे का उद्योग है वो कोडुमनाल में था। नेक्स्ट, उत्पादकों में व्यापारिक संघ समूह को कहा जाए। देखिए, एक छठी शताब्दी में जो नगरों का उदय हुआ, नवीन नगरों का उदय हुआ। नगरों का उदय, ये नगर कैसे थे? नवीन नगर थे। कैसे नगर थे? नवीन नगर थे। और नवीन नगरों में लोगों ने व्यवसाय प्रारंभ किया। तो जो व्यवसाय प्रारंभ किया था, उस व्यवसाय में जो समूह बनते थे, ग्रुप बनते थे, समूह, इस समूह को निगम कहा जाता था। निगम। और ये समूह किसके बनते थे? समान व्यवसाय करने वाले लोगों के। एक समान व्यवसाय। जैसे आप बाजार में जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप अनाज की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है कि समस्त अनाज व्यापारी संघ। कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो कपड़े की दुकान के अंदर एक चार्ट लगा है, समस्त कपड़ा व्यापारी संघ। और आप बार्बर की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, तो भी सैन समाज व्यापार संघ या सैन समाज व्यवसाय संघ ऐसे लिखा होता है। यानी समान व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, वो समान व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों का जो एक समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी यानी इसे गिल्ड कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, बोर्ड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सवाल है। श्रेणी किसे कहते हैं? मोस्ट सवाल है, मोस्ट। श्रेणी किसे कहते हैं? तो समान व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह है, जिसको श्रेणी कहा जाता है। तो ये ए सही है। उत्पादों के व्यापारिक संघ समूह को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। इन श्रेणियों के अपने नियम होते थे। इन श्रेणियों के अपने नियम होते थे। नियमों को श्रेणी धर्म कहा गया। नियमों को क्या कहा गया? श्रेणी धर्म कहा गया। ये श्रेणी धर्म जो अपना व्यवसाय करते थे, जैसे एक उल्लेख मिलता है, एक श्रेणी का उल्लेख है, जैसे उदाहरण के रूप में एक श्रेणी का उल्लेख है, कहाँ पे है? मंदसौर के अभिलेख में। मंदसौर का अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अभिलेख मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे गांव है, याद रखना है, दशपुर गांव है। दशपुर गांव का उल्लेख मिलता है। कई बार बोर्ड ने पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस गांव में उल्लेख मिलता है? दशपुर। यहाँ पे एक श्रेणी आती है या गिल्ड आती है, जिसको रेशम बुनकर कहते हैं। बुनकर, जिसको तंतुवाय कहा जाता है। रेशम को क्या? तंतुवाय, धागे का उद्योग से संबंधित जुड़े हुए ये लोग हैं। ये गुजरात के लाट प्रदेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं? गुजरात के लाट प्रदेश से आते हैं। लाट प्रदेश कहाँ है? गुजरात है, गुजरात, वहाँ से आते हैं। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दशपुर गांव में बसते हैं। यहाँ पर रह करके ये अलग अलग व्यवसाय करते हैं। यानी ये अपना तंतुवाय उद्योग छोड़ करके दूसरे व्यवसाय अपनाते हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने समूह के माध्यम से फिर यहाँ एक विष्णु का मंदिर भी बनाते हैं। किसका मंदिर बनाते हैं? विष्णु का मंदिर बनाते हैं। तो इस तरह की एक समान व्यवसाय के समूह को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। इन श्रेणियों के इन श्रेणियों के जो रक्षक दल है, उनको क्या कहते हैं? सार्तवाह। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि सार्तवा क्या है? श्रेणियों के रक्षक दल। श्रेणी क्या है? समान व्यवसाय समूह। श्रेणी धर्म क्या है? इन श्रेणियों के जो नियम हैं, उनको श्रेणी धर्म कहा जाता है। और राजगिरी क्या है? राजगिरी
एक मकान बनाने की जो कला है जिसको राजगिरी कला कहा जाता है, यानी जो पत्थर के कारीगर है, पत्थर का काम करते हैं उसको राजगिरी कहते हैं, पत्थर का काम करने वाले कारीगर को राजमिस्त्री कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि उत्पादकों के व्यापारिक संघ समूह को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल, 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र को खंडर के रूप में किसने पाया? देखिए, एक वैनसांग, कौन है? वैनसांग, वैनसांग। इसको शाक्य मुनि भी कहा गया, दूसरा शाक्य मुनि, शाक्य मुनि कैसा? दूसरा शाक्य मुनि, दूसरा शाक्य मुनि या दूसरा बुद्ध भी कहा गया। वैनसांग चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे। भारत में आते हैं, हर्षवर्धन के काल में आते हैं। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में आते हैं, हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन का समय है 606 से 647 ईस्वी। ये हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं वैनसांग, चीनी यात्री वैनसांग, और ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है सीयू की पुस्तक लिखते हैं और भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय भी जाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भी जाते हैं। ये तक्षशिला में भी रहते हैं, ये कंबोज में भी रहते हैं और कुछ दक्षिण भारत की यात्रा भी करते हैं। इनको हम बुक्स के नाम से, स्वैनसांग के नाम से जानते हैं। ये आते हैं, एक तो ये वैनसांग आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इत्सिंग आते हैं। चीनी यात्री कौन आते हैं? इत्सिंग। और इत्सिंग जब पाटलिपुत्र की यात्रा करते हैं, पाटलिपुत्र की यात्रा करते हैं इत्सिंग, और वैनसांग भी पाटलिपुत्र की यात्रा करते हैं। लेकिन पाटलिपुत्र को खंडर के रूप में कौन पाते हैं? चीनी यात्री वैनसांग। ए ऑप्शन राइट, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ए ऑप्शन राइट है। चीनी यात्री वैनसांग जो है वो खंडर के रूप में पाते हैं किसको? पाटलिपुत्र को। क्योंकि हर्षवर्धन के समय भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र क्या था? कन्नौज था। ये कन्नौज में रहते हैं, हर्षवर्धन के दरबार में रहते हैं। ये उज्जैन में भी रहते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, तो ध्यान रखिए। मेगस्थनीज जो है वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इन्होंने इंडिका लिखा है, इंडिका बुक्स लिखी है। किसने? मेगस्थनीज ने। इत्सिंग तो 7वीं शताब्दी के लगभग बाद में आते हैं। इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री अंतिम में आने वाले। जस्टिन कौन है? यूनानी इतिहासकार है, जो इंडिका के विवरण का उल्लेख करते हैं। जस्टिन और मौर्य काल की सेना के बारे में भी बताते हैं। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र को खंडर के रूप में किसने पाया था? कि ये 600 से ये 7वीं शताब्दी है। कौन है? चीनी यात्री वैनसांग। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, सुदर्शन झील किस राज्य में है? देखिए, पूरा विवरण देता हूं सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील ये क्या है? एक जल प्रबंधन झील है। कहाँ पे है? गिरनार, गुजरात। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में। कहाँ पे हैं? गुजरात में है, गुजरात में। यहाँ पे 2 नदियाँ आके गिरती है, एक सुवर्ण सिक्ता नदी, एक आती है पलासिनी नदी। इन नदियों का जल आता है। अब देखिए, झील का प्रथम निर्माण कब होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। निर्माणकर्ता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, जो सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल है। राज्यपाल का नाम क्या है? पुष्यगुप्त वैसे। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक होते हैं। तो इस समय इस झील का तटबंध तटबंध की मरम्मत करवाते हैं अशोक के राज्यपाल का नाम है तुसास्फ है। इसकी मरम्मत करवाते हैं। अशोक के समय टूट जाती है। इसका मतलब जल स्रोत की दृष्टि से झील महत्वपूर्ण है। उसके बाद में शक शासक, ध्यान रखिए, शक शासक भारत में आए थे। शकों की राजधानी पेशावर थी। शक शासक रुद्रदामन, क्या है? रुद्रदामन। उज्जैन भी बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। शक शासक, लंबा इनका इतिहास रहा है, लेकिन अपने परिचय ध्यान में रखना है। शक शासक रुद्रदामन ने
क्या किया? शक शासक रुद्रदामन ने पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण जिसको कहते हैं जीर्णोद्वार, पुनः जीर्णोद्वार करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था रुद्रदामन शक शासक। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसके जो राज्यपाल थे, इन्होंने इनके राज्यपाल के द्वारा इसे निर्मित करवाया। लेकिन यहाँ जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें स्वयं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वयं के कोष से जनता से कर न लिया, जनता से कर नहीं लिया, किसी प्रकार का बिना टैक्स लिए इस झील का जीर्णोद्वार करवाया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय प्रणदत्त पुत्र चक्रपालित इस समय इसकी पुनर्निर्मित होती है झील की। और यहाँ जो शक शासक का राज्यपाल है वो आपको नाम याद रखना है, सुविशाख। कौन है? सुविशाख। और कुमार गुप्त के समय प्रणदत्त पुत्र चक्रपालित ये राज्यपाल हैं, और ये इसका पुनः मरम्मत करवाते हैं। झील टूट जाती है, मरम्मत करवाते हैं और एक विष्णु मंदिर बनवाते हैं, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारी बातें याद रखनी है। देखिए, प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य। झील कहाँ है? झील का नाम क्या है? सुदर्शन झील। कहाँ है? गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। 2 नदियां हैं, सुवर्णसिक्ता और पलासिनी। झील का प्रथम निर्माण होता है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। मौर्य काल में झील का निर्माण होता है और मौर्य काल में झील पुनः टूट जाती है तो अशोक के समय इसके तटबंधों की मरम्मत होती है। तो अशोक के राज्यपाल कौन है? तुषास्प नाम है, ये नाम याद रखना है, मिलान करने वाला सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद शक शासक रुद्रदामन के राज्यपाल का नाम क्या है? सुविशाख राज्यपाल है रुद्रदामन के राज्यपाल सुविशाख। इस समय इसका पुनः निर्माण होता है जिसको जीर्णोद्वार कहते हैं। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये शक शासक जो है जनता से किसी प्रकार का कर नहीं लेते हैं, अपने कोष से झील का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद है कुमार गुप्त यानी गुप्त वंश के शासक है। इस समय प्रणदत्त पुत्र चक्रपालित के समय इस झील का मरम्मत करवाई गई थी और एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। महत्वपूर्ण है, गुजरात में ये झील है। सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात राज्य में सुदर्शन झील स्थित है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, सुदर्शन झील किस पहाड़ी पर स्थित है? गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है? गिरनार पहाड़ी पर। जूनागढ़ जिला है गुजरात का, जिला है गुजरात का जिला है जूनागढ़। उस जूनागढ़ जिले के अंदर पहाड़ी है गिरनार पहाड़ी। इस गिरनार पहाड़ी पर यह झील बनी है। माउंट आबू में कौन सी झील है? नक्की झील है। माउंट आबू में नक्की झील है जो मीणा जनजाति, मीणा का पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है। डोरा पर्वत जूनागढ़, तो ये डोरा पर्वत तो क्या है? अरावली का भाग है, अपने को ध्यान में रखना है। सुदर्शन झील किस पहाड़ी पर स्थित है? गिरनार पहाड़ी पर स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट सवाल, 6ठी शताब्दी में कृषि के तौर तरीके। अब देखिए, अब आपके जो किसान वाला बिंदु दिया गया है पाठ के अंदर, किसान वाला बिंदु दिया गया है, उसमें उल्लेख करना है 6ठी शताब्दी की कृषि व्यवस्था का उल्लेख किसका है? कि कृषि व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें जो पहला उल्लेख मिलता है 6ठी शताब्दी की कृषि व्यवस्था का, वो एक बौद्ध ग्रंथ है, जातक ग्रंथ, उसमें उल्लेख मिलता है। उस जातक ग्रंथ का नाम है गंध तिंदु जातक, जिसमें कृषि शोषण का उल्लेख किया गया है। ये जो 6ठी शताब्दी में कृषि व्यवस्था थी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया लोहे की वजह से। लोहे के फाल युक्त हलों का प्रयोग किया गया। जमीन की गहराई से जुताई की गई। उत्पादन में वृद्धि हुई। धान की रोपाई में वृद्धि की गई। गंगा घाटी में मैदानों का विकास हुआ।
और क्या परिवर्तन हुआ? गंगा घाटी में मैदानों का विकास हुआ, मैदानों का विकास हुआ। अब देख लीजिए क्या क्या है। 6ठी शताब्दी में कृषि के तौर तरीकों में किस तरह से परिवर्तन दिखाई देता है? धान की रोपाई में वृद्धि की गई, बिल्कुल सही बात है, धान की रोपाई में वृद्धि की गई है। लोहे के फालयुक्त तलों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल लोहे के फालयुक्त तलों का प्रयोग हुआ है। कृत्रिम सिंचाई के साधनों का प्रयोग हुआ है, कृत्रिम सिंचाई के साधनों का प्रयोग हुआ है, कृत्रिम सिंचाई के साधनों का प्रयोग भी इसमें उल्लेख मिलता है। कृषि सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन होता है। उर्वरा कछारी क्षेत्र में भारी वर्षा वाले भाग में सर्वाधिक कृषि की जाती थी, बिल्कुल जो उर्वरा भूमि है, कछारी क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक कृषि की जाती थी, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी ये सभी कथन सही है, 6ठी शताब्दी में होने वाले परिवर्तन सभी कथन सही है। नेक्स्ट सवाल, जातक कथाओं के अनुसार लोग कर के संकट से बचने के लिए क्या करते थे? देखिए, कृषि व्यवस्था का उल्लेख है, किसका है? कृषि व्यवस्था का उल्लेख है। स्रोत क्या है? स्रोत है जातक ग्रंथ। कौन से? जातक बोध जातक, यानी जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म की 550 कथाएं आती हैं। तो उसमें एक जातक ग्रंथ का नाम है गंध तिंदु, गंधत प्लस इंदु, गंध तिंदु जातक ग्रंथ है। जातक इसमें कृषि शोषण का उल्लेख है, कृषि शोषण का है, कृषि शोषण की चाहे शासक कोई भी हो, शासक कोई भी हो, लेकिन कर वसूल करना अनिवार्य रूप से होता था, कर वसूली अनिवार्य रूप से होती थी। उत्पादन का 1/6 भाग, इसलिए राजा को षडभागी कहा जाता था, षडभागी शासक माने जाते थे। उत्पादन का 1/6 भाग है वसूल किया जाता था। और जब किसानों पर दबाव पड़ता था कि वो समय पर कर नहीं दें, कर वसूली के दबाव के कारण किसान जो है वो जब कर वसूल के अधिकारी आते थे तो उनके भय से जंगलों में भाग जाते थे, जंगलों में पलायन कर जाते थे ताकि कर नहीं देना पड़े। अब देखिए, जातक कथाओं के अनुसार लोग कर के संकट से बचने के लिए क्या उपाय करते थे? कृषि अधिक करते थे? नहीं। कर विरोधी विद्रोह करते थे? नहीं। वसूली के समय जंगलों में भाग जाते थे? बिल्कुल, वसूली के समय ये लोग जंगलों में भाग जाते थे। कब की बात है? 6ठी शताब्दी की। तो अब देखिए, 6ठी शताब्दी का कृषि शोषण आज तक भी कृषि शोषण जो है वो नियमित रूप से चलता आ रहा है। यानी किसानों का मालिक भगवान है, ऐसा कहा जाता है। कृषक शोषण का उल्लेख जो है वो इस तरह का उल्लेख मिलता है। देखिए नेक्स्ट सवाल, पाली भाषा में गहपति। देखिए 6ठी शताब्दी में पारिवारिक जीवन में गहपति, पाली भाषा का शब्द है गहपति, जिसका अर्थ है घर का मुखिया, घर का मुखिया, यानी जिसको कुलप कहते हैं। परिवार के बड़े समूह को कुल कहा जाता है और इसके प्रमुख को कुलप कहा जाता है, जिसको गहपति कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 6ठी शताब्दी में ये गहपति भूमि का मालिक बना, इसलिए इसको गहपति को क्या कहा गया? छोटा जमींदार भी कहा गया, जमींदार भी कहा जाने लगा। अब देखिए, पाली भाषा के गहपति शब्द का अर्थ है छोटे कृषक जमींदार, बड़े भूधारक, बड़े जमींदार सामंत नहीं, छोटे कृषक भूधारक या छोटे जमींदार के रूप में इन्हें जाना गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो ये मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जिसमें उल्लेख किया गया भूमि के सीमांकन का। सीमांकन किससे करते थे? राख, हड्डियां, गोबर आदि से भूमि का सीमांकन करते थे। भूमि का विवाद होता था उससे संबंधित, तो कृषि संबंधित जो व्यवस्था है उसका उल्लेख इस ग्रंथ में है। तो भूमि के सीमांकन का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल, कहाँ का शासक, कहाँ का मतलब हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? वर्धन वंश से संबंधित बातें हैं, हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो कन्नौज के शासक। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी कि हरियाणा के अंदर एक स्थान है थानेश्वर, जिसको स्थानोपुर कहा जाता है, और थानेश्वर के शासक थे प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक बहन थी राज्यश्री का विवाह है वो कन्नौज के मोकरी वंश से संबंधित हुआ था, और राज सत्ता है वो राज्यवर्धन को दी गई थी प्रभाकर वर्धन के द्वारा। और फिर प्रभाकर वर्धन को हूणहरि केसरी कहा जाता है, यानी हूणों ने आक्रमण किया था, उनको पराजित करने में प्रभाकर वर्धन की भूमिका, शक्तिशाली शासक थे प्रभाकर वर्धन। तो दक्षिण के अभियान भी प्रभाकर वर्धन ने किए हैं। तो
यहाँ पे राज्यवर्धन शासक बनते हैं, कहाँ पे, स्थानोपुर में, और हर्षवर्धन है वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक घटना घटित होती है कि इधर कर्ण सुवर्ण यानी गौड़ वंश, जो शशांक गौड़ है वो बंगाल के शासक है, शशांक गौड़, और शशांक गौड़ जो है वो आक्रमण करते हैं कन्नौज पर और मोकरी वंश के राजा का अंत कर देते हैं, ग्रहवर्मन का अंत कर देते हैं। और ये बहन जो है, बहन का नाम राज्यश्री, जो विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है। इसकी सूचना है बहुत भिक्षुओं के द्वारा दी जाती है। किसको? ऐसा कहते हैं कि हंसबेंग नाम का व्यक्ति था या जो भी रहा है, उन्होंने सूचना दी है आकर के किसको? राज्यवर्धन को, कि तुम्हारी बहन वो विंध्याचल के जंगलों में चली गई, तुम्हारे राज्य का अंत हो गया है। और इसी सूचना के बाद राज्यवर्धन यहाँ से सेना लेकर के जाते हैं और फिर यहाँ पर कन्नौज में गौड़ वंश की सत्ता को समाप्त करते हैं और कन्नौज को पुनः प्राप्त करते हैं। लेकिन समझौते के लिए बुलाते हैं शशांक गौड़ और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दें। जब इसकी सूचना हर्षवर्धन को मिलती है, इसका उल्लेख किस रचना में है? हर्षचरित में है, जिसके संस्कृत में लिखा है, इसने बाणभट्ट ने लिखा है, इसमें उल्लेख है। तो फिर आगे क्या होता है कि हर्षवर्धन जो है वो राज सत्ता संभालते हैं थानेश्वर की, और यहाँ से हर्षवर्धन सेना लेकर के जाते हैं और शशांक गौड़ का अंत करते हैं। अंत करने के बाद कन्नौज पर अधिकार करते हैं और उसके बाद विंध्याचल की जंगली क्षेत्र से अपनी बहन राजश्री को वापस प्राप्त करते हैं। तो राजश्री क्या करती हैं कि राज सत्ता जो है अपने भाई के पक्ष में त्याग देती हैं और हर्षवर्धन अब जो है कन्नौज के शासक बन जाते हैं। अब कन्नौज उत्तर भारत में शक्ति का केंद्र बन जाता है, हर्षवर्धन की राजधानी बन जाता है कन्नौज। इस तरह का उल्लेख मिलता है किसमें? बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कहाँ के शासक थे हर्षवर्धन? कन्नौज के शासक थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सवाल, हर्षवर्धन राजकवि थे, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट थे, बाणभट्ट राजकवि थे हर्षवर्धन के। और इन्होंने इस ग्रंथ में जनजाति लोगों का उल्लेख किया है, जनजाति लोगों का उल्लेख किया है। जो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, इसको उच्चवासों में लिखा गया है, 8 उच्चवासों में लिखा गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये संस्कृत ग्रंथ है जिनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सवाल, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में कौन सी रचना लिखी? हर्षचरित, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रभाकर चरित, प्रभाकर वर्धन के बारे में। कृष्ण चरित एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं समुद्रगुप्त ने लिखा था, तो इस तरह का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, प्रभावती गुप्त, देखिए प्रभावती गुप्त किसकी बेटी है? प्रभावती गुप्त है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने, किसके बाद? समुद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं, यानी 375 से 415 ईस्वी के मध्य शासक रहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल का स्वर्ण काल इनका युग कहलाता है। इनके काल में कला, देखिए स्वर्ण काल का मतलब सोने से कोई मतलब नहीं है, स्वर्ण काल का मतलब है कला साहित्य और विज्ञान का विकास होता है, उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी के निमित्त इनकी एक पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह है वो वाकाटक राजवंश में हुआ। बोर्ड में कई बार सवाल पूछा है, वाकाटक वंश से इनका विवाह हुआ था। और लेकिन क्या होता है कि शासक की मृत्यु हो जाती है, ग्रहवर्मा, ऐसा कहते हैं ग्रहवर्मा द्वितीय, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासिका बनती है प्रभावती गुप्त। जब प्रभावती गुप्त शासिका बनती है तो भूमि के अधिकार इनके पास आ जाते हैं, भूमि के अधिकार इनके पास आते हैं तो ये भूमि दान देती है। और भूमि दान देती है जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? पूना ताम्रपत्र लेख में मिलता है। ब्राह्मणों को भूमि दान देती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अग्रहार कहा गया है। किस ब्राह्मण को भूमि दान देती है? चन्नाल स्वामी को देती है। कौन सा गांव? दंगुल गांव दान में देती है। इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख उसका जो मंत्री है चक्रदास उल्लेख करता है। और राज्य उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में ये भूमि दान का उदाहरण मिलता है। किस तिथि को ये भूमि दान दिया गया था? तो ये देखिए कार्तिक शुक्ला द्वादशी, यानी कार्तिक चांदनी 12 को ये भूमि दान दिया गया था। देखिए परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है, ये डाटा जो पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार से हुआ था। दंगुल गांव इन्होंने दान में दिया था। प्रभावती गुप्त भूमि दान कब दिया? कार्तिक शुक्ला द्वादशी को दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सवाल, प्रभावती गुप्त ने भूमि दान के रूप में कौन सा गांव दान में दिया था? दंगुन गांव दान में दिया था। किसको दिया था? चन्नाल स्वामी को। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार कहलाती है। और जो मंदिरों के लिए भूमि दान में दी जाती है उसको देवदेव भूमि कहा जाता है। पहला भूमि दान का उदाहरण मिलता है सातवान वंश। अब देखिए थोड़ा सातवान वंश के बारे में बता देता हूँ। सातवान वंश जो है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जैसा कि आपकी किताब में एक स्रोत के रूप में दिया गया है, ये एक उपनिषद ग्रंथ है जिसको कहते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? बृहद आरण्यक उपनिषद में सातवान वंश की जानकारी मिलती है।
और उसमें उल्लेख मिलता है कि सातवां लोक क्या है, वो अपने नाम से पहले ऋषि मुनियों की माता का नाम धारण करते थे, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी गौतमी, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी वशिति, और इसी से इनको क्या कहते हैं, मातृ नाम पितृवंश। कई बार परीक्षा में पूछा है ऐसा राजवंश कौन सा है जो मातृ नाम पितृवंश के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, सातवान वंश माना जाता है। ये ध्यान रखना है, जिनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो सातवान वंश के शासक है वो पहली बार भूमिदान देते हैं, इसका उल्लेख। एक बात और है, वर्ण व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन से राजवंश थे, सातवान वंश थे। सातवान वंशों ने एक और उपाधि धारण की है, वह है क्षत्रियों का हनन करने वाले। कौन है, क्षत्रियों का हनन, हनन यानी क्षत्रियों का दर्प करने वाले कहलाते हैं। कौन, सातवान वंश के शासक। गौतमीपुत्र सातकर्णी जिनका नाम आता है, सबसे प्रसिद्ध शासक है। ये भी बोर्ड ने पूछा है कि किस सातवान वंश का उल्लेख भारत में शक्तिशाली शासकों के रूप में होता है, तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी का उल्लेख होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। देखिए, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती है, अग्रहार कहलाती है। और जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों की लिपि है ब्रह्मी लिपि, और इसका पूर्ण अर्थ है वो 1838 में निकाला था। पहली बार एक शब्द पढ़ा प्रियदर्शी, वो 1837 में पढ़ा था। ये ध्यान में रखना है, विशेष बात है। नेक्स्ट सवाल, सूचना देने वाले। मौर्य सम्राट अशोक के समय एक अधिकारी की, कर्मचारी की नियुक्ति होती है जिनको प्रतिवेदक कहा जाता है। और अशोक ने यह आदेश दिया था, देवानाम प्रिय का यह आदेश है, देवानाम प्रिय ने एक अशोकावधान ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ में, अशोकावधान ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि देवानाम प्रिय ने आदेश दिया था प्रतिवेदक को, चाहे मैं कहीं भी हूँ, पाकशाला में हूँ, स्नानागार में हूँ, सभा कक्ष में हूँ, कहीं पर भी हूँ, प्रतिवेदक को छूट है कि वो आकर के मुझे किसी प्रकार की सूचनाएं वो देंगे। तो सूचना देने वाले जो अधिकारी है वो, कर्मचारी है वो कौन है, प्रतिवेदक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक कौन है, सिकंदर है। 327 से 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करते हैं सिकंदर, और ये झेलम नदी तक आते हैं, झेलम नदी तक। सिकंदर के जो सेनापति, जैसा कि कल मैंने आपको और बताया था, बता देता हूँ, हैप्रिस्तियन और प्रदिकस दो सेनापति है, वो झेलम नदी से आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। इसलिए सिकंदर जो है वो वापस चला जाता है। जाते जाते बैक्ट्रिया प्रदेश में अपना एक सेनापति नियुक्त करता है जिसका नाम है सेल्यूकस, जो चंद्रगुप्त मौर्य से संघर्ष करता है, उसके बाद समझौता करता है। मैगस्थनीज को उनके दरबार में भेजता है। मैगस्थनीज इंडिका का विवरण लिखता है जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे उल्लेख है सिकंदर मैसेडोनिया मकदूनिया का शासक था, और ये सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है, नंद वंश के समय आक्रमण करता है। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना है वो डाकुओं का गिरोह के रूप में जानी जाती थी, जैसा कि जस्टिन ने उल्लेख किया कि डाकुओं का गिरोह है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। और एक बार फिर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात होती है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। देखिए नेक्स्ट सवाल, मौर्य साम्राज्य का अंत कब होता है, 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। ये सन भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है। कनिष्क का राज्यारोहण, देखिए कुषाण, जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कुषाणों के बारे में। कुषाण जिनको कुहान कहते हैं, ये कहाँ से आए थे, ये मंगोलिया के पास से आए। ये यूची जाति के लोग थे। कौन थे, यूची जाति के लोग थे। भारत में इनकी राजधानी तक्षशिला रही है, तक्षशिला। उसके बाद इनकी राजधानी उज्जैन भी रही है, उज्जैन। मथुरा का क्षेत्र भी रहा है इनके पास, मोथोर भी इनका केंद्र रहा है। जैसा कि मोथोर है, मथुरा में, माट प्रदेश में कुषाणों की मिट्टी की मूर्तियां मिलती है, कुषाण शासकों की मूर्तियां मिलती है। कुषाणों में सबसे प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी की। क्या नाम है, कुजुल कड़वीसियस के पुत्र है। कौन, विम कड़वीसियस प्रथम, विम कड़वीसियस प्रथम। और इसके बाद 78 ईस्वी में, भारत में 78 ईस्वी में कनिष्क शासक बने थे। 78 ईस्वी में कौन, कनिष्क शासक बने थे। इन्होंने एक संवत चलाया जिसको शक संवत कहते हैं। कौन सा संवत, शक संवत। इन्होंने शकों का अंत किया ऐसा मानते हैं। तो 78 ईस्वी में ये, इसको दूसरा नाम कनिष्क संवत भी है। तो राज्यारोहण कब होता है, 78 ईस्वी में होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोर्ड ने पूछा है कई बार। जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद आता है, भारत में कौन सा उपनिवेशवाद, जैसे 4 यूरोपीय जातियां आती हैं, PDAF, ये जातियों के आगमन का क्रम है। कंपनी के आगमन का क्रम थोड़ा भिन्न है। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, पुर्तगाली,
उसके बाद डच लोग आते हैं, हॉलैंड के रहने वाले डच हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी। और हमें पता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध होता है। उसके बाद अंग्रेज जो है वो बंगाल में प्रवेश करते हैं, बंगाल में। और बंगाल में अंग्रेज जो है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर, मीर कासिम इनसे संघर्ष करते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, प्लास के पेड़ों के बीच में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड क्लाइव के मध्य होता है। इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं, मीर जाफर को नवाब बनाते हैं, कठपुतली नवाब। उसके बाद मीर जाफर हट जाता है तो मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। इस समय मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद होता है। तो 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ये मीर कासिम पराजित हो जाता है। और 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करती है, उसके बाद बहुत सारे विभाग है वो बंगाल में स्थापित किए जाते हैं। प्राचीन भारत के जो साहित्य है, जो अभिलेख है, जो ऐतिहासिक सामग्री है, उसका अध्ययन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये संस्था कब बनाई थी? बंगाल 1784 में। कब बनाई थी? 1784 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से कई बार ये सवाल पूछा है, तो ऑप्शन रख क्या है? बी है, 1784। नेक्स्ट सवाल, 1810 के दशक में सर्वाधिक 8000 अभिलेख किस विद्वान ने संग्रहित किए थे? देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है, कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम है? कॉलिन मैकेंजी। ये भू सर्वेयर के रूप में आया भारत में, सर्वेयर के रूप में। इसने अधिकतर जो साक्ष्य है वो विजयनगर एक प्राचीन राज्य है, विजयनगर, जिसके साक्ष्य अधिकतर इन्होंने खोजे हैं। बहुत सारे अभिलेख इन्होंने खोजे हैं, लगभग कितने? 8000 अभिलेख खोजे हैं। तो ये नाम है कॉलिन मैकेंजी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को कब प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक, देखिए 1861 में क्या हुआ? IASD यानी इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। किसने? कनिंघम महोदय ने, कनिंघम ने। 1875 में क्या हुआ था? एक हड़प्पाई मुहर की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? कनिंघम महोदय ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इससे बाद में 1878 में, कौन से वर्ष में? 1878 में इन्होंने क्या किया? अशोक के अभिलेखों के एक अंश का प्रकाशन किया था। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, ये आपके कालक्रम दिया हुआ पार्ट में उसमें उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल, प्राचीन मुद्रा शास्त्र असत्य कथन। हम पढ़ चुके हैं मुद्रा शास्त्र के बारे में, जैसा कि कल बताया मैंने। मुद्रा शास्त्र में सबसे पहली मुद्रा है आत्म मुद्रा, उसके बाद है लेख वाली हिंदी यूनानी मुद्रा, उसके बाद है स्वर्ण मुद्रा, कुषाण काल की है, वेमकट विशेष ने जारी की। उसके बाद रजत मुद्रा है जो गुप्त काल में जारी हुई। उसके बाद तांबे की मुद्रा है, योदय वंश ने जारी की थी। सीसी की मुद्रा सातवां वंश ने जारी की थी। अब मुद्रा शास्त्र के बारे में क्या है देखिए, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण भारत में अनेक पुरातन स्थलों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। ध्यान रखिए कहाँ पे मिले हैं? कोडुमनाल में। कोडुमनाल दक्षिण भारत का एक व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह था, जिसका उल्लेख है पेरिप्लस ग्रंथ में, जिसका उल्लेख है। और यहाँ पर बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं, तो ये भी सही है। भारत की प्रारंभिक मुद्राओं में आहत पंचमार्क मुद्राएं, बिल्कुल सही है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में शक वंश नहीं, गलत है। शक वंश होना नहीं, योदय वंश। कौन सा वंश है? योदय वंश। कौन सा क्षेत्र था? सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा। यहाँ पर इन्होंने पहली बार ताम्र मुद्राएं जारी की। कौन सी? ताम्र मुद्राएं, ब्रॉन्ज मुद्राएं जारी की थी। तो ये कथन गलत है, यानी ये कथन गलत, मतलब उत्तर राइट कौन सा है? डी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, चीनी यात्री वैनसांग किसके दरबार में आया? हम बात कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार में आए चीनी यात्री। कौन? वैनसांग आए थे। वैनसांग को दूसरा बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? दूसरा बुद्ध। शाक्य मुनि भी कहा गया, दूसरा शाक्य मुनि भी कहा गया। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने वाले चीनी यात्री बौद्ध परंपरा का अध्ययन करते हैं। और कौन सी बौद्ध परंपरा? हीनयान का अध्ययन करते हैं। और हर्षवर्धन के दरबार में इनको इस परंपरा में महान व्यक्ति माना जाता है।
और फिर ये महायान के समर्थक भी बन जाते हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सी यू की। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान में रखना है। कन्नौज के हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस शासक ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? सुदर्शन झील के बारे में सारा डाटा मैं आपको बता चुका हूं पूर्ण रूप से, अच्छे तरीके से। इसमें किस शासक ने दूसरी शताब्दी में झील का पुनर्निर्माण करवाया? शक शासक रुद्रदामन। शक शासक कौन है? रुद्रदामन। आपको मिलान करने वाला सवाल पूछ सकते हैं, यानी ये राज्यपाल और शासक, ये ध्यान में रखना है। झील बनती है किसके काल में? पुष्यगुप्त। एक राज्यपाल है पुष्यगुप्त। ये किसके राज्यपाल है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल है। इसमें झील का निर्माण होता है। सुवर्णसिक्ता और पलासिनी दो नदियों को मिला करके गिरनार पहाड़ी पर गुजरात में झील का निर्माण होता है। उसके बाद में अशोक के राज्यपाल तुषास्प। राज्यपाल किसके हैं? अशोक के हैं। इस समय झील टूट जाती है तो इसका मरम्मत की जाती है। उसके बाद में सुविशाख राज्यपाल है। कौन है? सुविशाख राज्यपाल है। वो किसके हैं? रुद्रदामन के। रुद्रदामन शक शासक है। वो स्वयं के कोष से, स्वयं के खजाने से झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। उसके बाद प्रणदत्त पुत्र चक्रपालित होते हैं राज्यपाल। चक्रपालित ये राज्यपाल होते हैं। कब होते हैं? सॉरी, स्कंदगुप्त के समय। कब? स्कंदगुप्त के समय होते हैं। स्कंदगुप्त के समय, तो आप ध्यान रखें स्कंदगुप्त के समय। और फिर यहाँ पे एक विष्णु मंदिर बनाते हैं। किसका मंदिर बनाते हैं? विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं स्कंदगुप्त के समय। तो ये डाटा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए परिवर्तनकारी क्षण के रूप में संदर्भित कथनों की पहचान कीजिए। देखिए, छठी शताब्दी के परिवर्तन, आपसे सीधा सवाल पूछेंगे। छठी शताब्दी में होने वाले परिवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसलिए देखिए क्या है, इस युग के प्रारंभिक राज्यों जनपदों का संबंध है। बिल्कुल 16 जनपदों का उल्लेख है। कितने? 16 महाजनपद। ये भी छठी शताब्दी का परिवर्तन है। इस युग में सिक्का का विकास हुआ। बिल्कुल, मुद्राओं का विकास भी इसी काल में हुआ है। ये ध्यान में रखना है। यह मूर्ति पूजा और मंदिर स्थापत्य कला का साक्षी है। एक मिनट, यह भारतीय चित्रकला के स्वर्ण युग, बिल्कुल भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग। गुफाओं में चित्रकारियां विकसित हुई। यह लोहे के प्रयोग में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लोहे के फालयुक्त तलों का प्रयोग किया गया था। लोहे की से संबंधित ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन राइट है। सिक्का फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। फर्स्ट सेकंड भी है, फोर्थ है। यहाँ देखिए, फर्स्ट सेकंड, थर्ड नहीं है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड है, फिफ्थ है, और एक फोर्थ और फिफ्थ। ये चारों ऑप्शन राइट है। ये ध्यान में रखना है। लोहे का प्रयोग होता है, चित्रकला का विकास होता है। देखिए, मूर्ति पूजा और मंदिरों की स्थापत्य कला आती है, बाद में आती है। कब आती है? ये आती है गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण और मूर्ति कला, क्योंकि गुप्त काल में त्रिदेव की अवधारणा आती। त्रिदेव, जिसमें त्रिदेव में आता है ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शक्ति दुर्गा, जिसको शाक्त परंपरा के नाम से जानते हैं। ये है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी वाले छठी शताब्दी में होने वाले परिवर्तन है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से महाजनपद पश्चिम से पूर्व के क्रम में, देखिए जब मानचित्र देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व, इधर है आपके पूर्व, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। जब भी देखिए यहाँ पे है कंबोज। कौन सा है? कंबोज जनपद है। देखिए, उसके बाद आता है आपके मत्स्य जनपद यहाँ है। मत्स्य जनपद कहाँ है? राजपूताना में है। और कंबोज के बाद कौन सा है? गांधार है। कौन सा है? गांधार है। तो पहला हो गया कंबोज, दूसरा हो गया गांधार, तीसरा हो गया मत्स्य, और उसके बाद है आपके कौशल श्रावस्ती, जिसकी राजधानी है कौशल के बाद है आपके मगध, और उसके बाद है आपके लास्ट में कौन से हैं? अंग कितने नंबर पे हैं? सेकंड नंबर पे हैं। इसका मतलब सेकंड वाला लास्ट है ये। और पहला कौन सा है? फिफ्थ है, गांधार है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है क्रम में, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जनपद कौन से, पश्चिम से पूर्व की ओर जनपद कौन से, ये ध्यान रखना है। तो कंबोज पश्चिम उत्तर में सुदूर में, जिसकी राजधानी हाटक है। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला या पुष्कलावती है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर है। कौशल कहाँ है? बिहार में है। उससे आगे बढ़ते हैं तो मगध आता है। मगध बिहार पटना में है। उसके बाद बंगाल के पास आता है अंग।
तो ये ध्यान में रखना। अंग की राजधानी चंपा है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, तो श्रावस्ती है कौशल की राजधानी, तो ये जनपद है वो एक पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में। नेक्स्ट सवाल, कौन सी कथा दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा दिखाती है? देखिए मैंने आप बता दिया है, 6ठी शताब्दी में जो कृषि व्यवस्था है, 6ठी शताब्दी में कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था इसका उल्लेख मिलता है किसमें? जातक ग्रंथ में मिलता है। उस जातक ग्रंथ का नाम क्या है? गंध तिंदु, गंध त इंदु या गंध तिंदु जातक ग्रंथ है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें कृषि शोषण का उल्लेख मिलता है। किसका? कृषि शोषण का। ऐसा कहते हैं कि दिन के समय राजा के अधिकारी आते हैं, वो जनता को परेशान करते हैं, और रात्रि के समय डाकू परेशान करते हैं। तो इस तरह का उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में? गंध तिंदु जातक में उल्लेख मिलता है। देखिए आगे अगला सवाल है, महाजनपदों के सही युग्म की पहचान कीजिए। महाजनपद कौन से? 16 महाजनपद। महाजनपद याद करने का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, क्या है? K फॉर M क्यूब A क्यूब V स्क्वायर GS PC। देख लीजिए, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मल, मत्स्य, मगध, अवंती, अस्मक, अंग, वजी और वत्स, गांधार, सुरसेन, पांचाल और चेदी 16 महाजनपद है। अब देख लीजिए क्या है, महाजनपदों के सही युग्म की पहचान कीजिए। क्या युग्म है? वजी, मगध, अवंती, बनावली। बनावली है क्या? नहीं है। बनावली तो क्या है? हड़प्पा स्थल है, जनपद नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, हाँ बिल्कुल ये जनपद है, ये भी राइट है। गांधार, अफगान, मगध, कौशल, अफगान से कोई लेना देना नहीं है। शाह ए कुना आता है, अगर शाह ए कुना आता तो ये मौर्य काल का स्थान होता, लेकिन ये भी नहीं, इसका ऑप्शन ये भी गलत है। मत्स्य, चोल नहीं, चोल, चेर, पांड्य ये तो तमिल कम राज्य हैं। कौन से हैं? तमिल कम राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं। वत्स, चेदी, गांधार, अवंती बिल्कुल ये तो राइट ऑप्शन दो हो गए। कौन से? सेकंड और फिफ्थ। सेकंड और फिफ्थ है, सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन राइट ए हो गया। देखिए नेक्स्ट सवाल, अब ये काम आ रहा है आपके, अब ये फॉर्मूला ये काम आएगा। अगर फॉर्मूला नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा जनपद नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण है 16 महाजनपदों के नाम याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए, जेम्स प्रिंसिप, इस पर हम बहुत अधिक बात कर चुके हैं। जेम्स प्रिंसिप जो है वो किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मी और खरोष्टी। ब्रह्मी और खरोष्टी क्या है? लिपियां हैं। किसकी लिपियां हैं? अशोक के महाशिलालेख की। अशोक के महाशिलालेख। महाशिलालेख कितने स्थानों पर मिले हैं? शिलालेख कितने स्थानों पर मिले हैं? 8 स्थानों पर मिले हैं। 8 स्थानों पर कितने लेख हैं? 14 लेख हैं। 14 लेख है, जिसमें 2 खरोष्टी के हैं। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, शाहबाज गड्डी। शाहबाज गड्डी और मान सहरा। मान सहरा ये कहाँ पे है? दोनों पाकिस्तान में है। और इनकी लिपि कैसी है? खरोष्टी है, जिसको किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसिप। अधिकांश अभिलेख, ये याद रखना है, अधिकांश अभिलेख, अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ये सवाल पूछा गया बोर्ड ने। तो अधिकांश अभिलेख है वो ब्रह्मी लिपि में है। ब्रह्मी लिपि की भाषा संस्कृत भी है बाद की, लेकिन पहले की अशोक के काल की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अब देख लीजिए, लिपियों के बारे में पहचान कीजिए। जेम्स प्रिंसिप ने कौन सी लिपि पढ़ी है? ब्रह्मी और खरोष्टी। कब पढ़ी है? 1837 में। पूर्ण अर्थ कब निकाला है? 1838 में, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिए। देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की है? देवपुत्र किसको कहा जाता है? कुषाणों को कहा जाता है। किसको कहा? जैसे ये यूची थे, मंगोलिया चीन, यूची जाति थी। यूची जाति कहाँ की? मंगोलिया के पास। मंगोलिया चीन के आगे का क्षेत्र है मंगोलिया, यहाँ से एक यूची जाति थी जिनको कुहान कहते थे। कुहान, कुहान ये भारत में आए, कंबोज पर कब्जा किया, कंबोज पर। उसके बाद तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया, तक्षशिला। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सिल्क रूट रेशम मार्ग, सिल्क रूट रेशम मार्ग का विकास किया। किसने? कुषाणों ने। तो कुषाणों ने अपने राजसत्ता का महिमा मंडन किया, यानी इन्होंने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि धारण की, या इन्होंने स्वर्गपुत्र, देवपुत्र या स्वर्गपुत्र। लेकिन ये कहाँ से धारण की? बोर्ड में ये पूछा जाता है। तो चीनी शासकों से। कहाँ से? चीनी शासकों से इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। शक्तिशाली शासक कौन हुए थे? कनिष्क हुए थे, कुषाण वंश के कनिष्क हुए थे, जो 78 ईस्वी में शासक बने थे। कौन सी ईस्वी? 78 ईस्वी में शासक बने। देख लीजिए, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की है? कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की है। शकों ने, सातवाहनों ने क्या उपाधि धारण की है? क्षत्रियों का हनन करने वाले। क्षत्रियों का हनन करने वाले, हनन करने वाले। शकों ने अपने आप को कौन सी उपाधि? ये भी बोर्ड में पूछा है। क्षत्रप, क्षत्रप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कौन से राजवंश क्षत्रप कहलाते हैं? शक है वो क्षत्रप कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल,
सुमेलित करना है। देखिए क्या क्या सुमेलित करना है, इधर स्थान दिए है या कोई और विवरण दिया गया और इधर उनके संबंधित दिया गया है। देखिए ये भी मौर्य वंश से संबंधित ही है। देखिए पहला क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है, मगध की राजधानी। मगध की राजधानी, राजधानी किसने बनाई, चौथी शताब्दी में बनी थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बनी थी। किसने बनाया था, उदयन ने, उदयन, उदयन। इससे पहले राजधानी क्या थी, राजगीर, राजगीर या राजगा, राजगहा, ये प्रारंभिक राजधानी थी मगध की। मगध की बाद में राजधानी क्या बनी, पाटलिपुत्र राजधानी बनी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या, बोर्ड कई बार पूछ चुका है, पटना है। कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। कहाँ पे है, बिहार की राजधानी है पटना। आप देख लीजिए, पाटलिपुत्र, राजगीर बिहार का प्राकृत नाम, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र राजगीर बिहार का प्राकृतिक नाम। यानी ए के अंदर, ये थोड़ा इधर है, ये आपके ए है, ये आपके बी है, ये आपके सी है, ये आपके डी है। अब देख लीजिए ए में क्या है, ए में फर्स्ट ही है, फर्स्ट ये, इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। हमेशा ऐसे ही देखना चाहिए। अब दो रहे हैं आपके पास। राजगहा, राजगहा क्या है, राजगहा किसको कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये राजगहा, राजगहा क्या है, राजगीर है, ये प्राकृत नाम है। और ये जो है थोड़ा अपन देख लेते हैं, ये जो है वापस बता देता हूँ आपको। पाटलिपुत्र है, उसका वर्तमान नाम क्या है, पटना है, पटना। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। तो फर्स्ट में क्या हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट में थर्ड हो गया। थोड़ा अपने इसको देख लेते हैं वापस, पूरा सही देख लेते हैं, देख लीजिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना है, वर्तमान नाम पटना है। यानी ए में क्या है, 3 नंबर है। राजगहा क्या है, राजगीर है, बिहार का प्राकृतिक नाम है, यानी एक नंबर है। कलिंग कहाँ है, कलिंग उड़ीसा में है, ये अलग से है, उड़ीसा कलिंग। तो ये कौन सा है, सेकंड है, ये सेकंड है। तो यहाँ पे 2 नंबर हो गया। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा, तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया। ऑप्शन में क्या है, 3 1 2 4। आप देख लीजिए 3 3 1, इसका मतलब ये सारे गए, 1 2 4। ऑप्शन राइट कौन सा हो गया, ए हो गया। हमेशा ऑप्शन वाले सवाल आते हैं तो इस तरह से अटेंड करने चाहिए। देखिए नेक्स्ट सवाल, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण। देखिए धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का उल्लेख किस में मिलता है, दानात्मक अभिलेख में मिलता है। ये बोर्ड इस बार पूछेगा महत्वपूर्ण सवाल, दानात्मक अभिलेख क्या है। दानात्मक अभिलेख का मतलब क्या हुआ है, दान देना, दान देना और अभिलेख लिखवाना, उस पर अभिलेख लिखवाना। क्या ऐसा एक अभिलेख मिला है, बिल्कुल मिला है। कहाँ पे मिला है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में ऐसे साक्ष्य मिले हैं। एक स्वर्णकार थे, स्वर्णकार सोनी जी थे। धर्मक, जिनका नाम क्या है, धर्मक। इनकी पत्नी का नाम क्या है, नागपिया है, नगपिया। जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने स्वर्ण प्रतिमा और रजत प्रतिमाएं भेंट की, रजत चांदी की और सोने की प्रतिमाएं भेंट की, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये एक दानात्मक अभिलेख है। और कौन सा है, और आपके पूना ताम्रपत्र लेख है, पूना ताम्रपत्र लेख। ये किसने लिखवाया, प्रभावती गुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है प्रभावती गुप्त। इसने क्या किया, एक गांव दान में दिया। गांव का नाम क्या, दंगुन गांव। किसको दिया, चन्नाल स्वामी ब्राह्मण को, चन्नाल स्वामी ब्राह्मण को दान में दिया। ऐसा उल्लेख कौन करता है, इसका मंत्री चक्रदास इसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उल्लेख करता है, 13वें वर्ष में। ये दान किस तिथि को दिया था, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके किताब में लिखा है कार्तिक शुक्ला पक्ष द्वादशी को ये दान दिया था। देखिए इस तरह के दानात्मक अभिलेख मिलते हैं। तो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण किस अभिलेखों में मिलता है, दानात्मक अभिलेखों में मिलता है, ये ध्यान में रखना है। सेना के अभियान सैन्य अभिलेखों में मिलता है। और धार्मिक विवरण जैसे मान लीजिए धर्म की नीति वगैरह है, वो इसको धार्मिक कहते हैं। इसको आदेशात्मक, ये सारे आदेश है, आदेशात्मक अभिलेख भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण उत्तर क्या है, दानात्मक अभिलेख। नेक्स्ट सवाल, किस वंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि, देखिए कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की है। कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की है, देवपुत्र की उपाधि धारण की। सातवाहन वंश के शासकों ने क्या उपाधि धारण की है, मातृनाम पितृवंश, मातृनाम पितृवंश कई बार बोर्ड ने पूछा है। जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये गौतम ऋषि सातकर्णी। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है गौतमी, अपने नाम से पहले माता का नाम, लेकिन वंश क्या है, पिता का ही वंश है, ऐसा उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये मातृनाम वंश है। उसके बाद है मौर्य वंश, जो प्राचीन भारत के पहला राजवंश माना जाता है। और गुप्त वंश, जिसमें शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे,
चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो ध्यान रखिए, देवपुत्र की उपाधि कौन धारण करते हैं? कुषाण। नेक्स्ट सवाल, प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयाग प्रशस्ति मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी ध्यान देना है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में है प्रयाग प्रशस्ति। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा है इसकी, ये भी पूछा गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो हरिशैन है, हरिशैन, ये भी पूछा गया है। हरिशैन कौन है? हरिशैन है आपके समुद्रगुप्त के, गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बनते हैं समुद्रगुप्त। इनका दरबारी कवि है, दरबारी, दरबारी भी है। ये विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री जिसको सांदी विग्रह कहा जाता है, महामत्य भी है। तो ये एक अभिलेख लिखवाते हैं जिसको क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं, समुद्रगुप्त की उपाधियां दी गई, उपाधियां, उपाधियां हैं, प्रशंसा है। क्या उपाधियां हैं ये भी देखना है। धन का देवता, धन का देवता कुबेर के समान महादानी है, कुबेर के समान। वर्षा का देवता इंद्र के समान है, इंद्र के समान है। जल का देवता वरुण के समान है, वरुण के समान है। मृत्यु का देवता यम के समान है, या दुश्मनों के लिए क्या है? यम है। इसके अलावा क्या उल्लेख है? सहस्र, सहस्र गायों के दाता, गायों के दाता। इस बार बोर्ड पूछ सकता है सहस्र गायों के दाता कौन है? समुद्रगुप्त। अब देख लीजिए, ये इलाहाबाद स्तंभलेख के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशैन ने की थी, बिल्कुल। समुद्रगुप्त के राज दरबारी कौन है? हरिशैन है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, बिल्कुल सही बात है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना देवताओं से की गई, बिल्कुल ये बात भी सही है, यानी सभी कथन है ये सही माने गए हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है पाटलिपुत्र का विकास किस गांव में? पोटिल ग्राम, कई बार बता चुका हूं, पाटलिपुत्र का विकास होता है पोटिल ग्राम से। पोटिल ग्राम, ग्राम, पोटिल ग्राम। इस पोटिल ग्राम को मेगिस्थनीज ने इंडिका में क्या नाम दिया है? पोलीबोथ्रा, पोलीबोथ्रा, ये यूनानी नाम है। पोटिल ग्राम जिसको क्या कहा गया? पाटलिपुत्र, जो किसकी राजधानी रही है? मगध जनपद की प्रमुख राजधानी रही है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सुदर्शन झील जिसके बारे में विस्तृत रूप से 2 बार बता चुका हूं, फिर भी ध्यान देना है। ये कृत्रिम जलाशय था, बिल्कुल ये कृत्रिम जलाशय था, क्योंकि यहाँ पर गिरनार पहाड़ी से 2 नदियां आती थी। एक का नाम है सुवर्ण सिक्ता, सुवर्ण सिक्ता नदी, एक है पलासिनी नदी, पलासिनी नदी, पलासिनी। इनके जल को रोक करके इसका निर्माण किया गया, पत्थरों से इसे बनाया गया। इसलिए इसको क्या, कृत्रिम पानी तो इकट्ठा होता लेकिन बाद में नेचुरल होता, लेकिन इसको बनाया गया था। तो ये है सुदर्शन झील की मरम्मत शक शासक रुद्रदामन। ये बात गलत है, मरम्मत नहीं करवाई, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। किसने? शक शासक रुद्रदामन ने। इसके राज्यपाल कौन थे इस समय गुजरात के? सुविशाख, सुविशाख, सुविशाख। देखिए इसकी जानकारी हमें 2री शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत के अभिलेखों से मिलती, बिल्कुल सही बात है। ये जो अभिलेख है कौन सा? ये सुदर्शन झील पर जो अभिलेख है, इस अभिलेख का नाम क्या है? जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। किस भाषा में है ये अभिलेख? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा है? संस्कृत। देखिए बाहर का व्यक्ति है जिसने संस्कृत भाषा अपनाई, इसलिए कहा गया है पहली बार संस्कृत मुद्रा लेख, संस्कृत के भाषा के सिक्के, ये भी याद रखना है, भाषा के सिक्के जो जारी करता है कौन? शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन। पहली बार इस अभिलेख पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखवाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी इस जूनागढ़ के अभिलेख पर है। किस भाषा में है? संस्कृत में है, संस्कृत में है, ये ध्यान में रखना है। तो सुदर्शन झील का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में नहीं हुआ था सुदर्शन झील का निर्माण। निर्माण का मतलब पुनर्निर्माण नहीं, निर्माण, निर्माण तो मौर्य काल में होता है। किस काल में होता है? मौर्य काल में, मौर्य काल में इसका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे मरम्मत नहीं है, पुनर्निर्माण, यहाँ पे पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण करेंगे तो ये कथन भी सही है, ये भी सही है, और ये कथन गलत होगा। तो एक कथन तो गलत अपने को रखना पड़ेगा, तो ये कथन जो है वो असत्य माना गया। नेक्स्ट सवाल, राजा द्वारा प्रजा के शोषण का उल्लेख, वापस बात आ गई भाई, किसमें उल्लेख मिलता है? गंधतिंदु जातक में उल्लेख मिलता है। हम बात कर चुके हैं गंधतिंदु जातक। भावेरी जातक एक ग्रंथ है, इसमें व्यापार का उल्लेख मिलता है, प्राचीन भारत के व्यापार का उल्लेख मिलता है। खुंदक जातक, ये भी क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। खुंदक जातक है वो अंगुत्तर निकाय का भाग है। वृहद जातक किसका है? वराहमिहिर की रचना है, वराहमिहिर की रचना है, जो खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पे कृषि शोषण का उल्लेख, प्रजा के शोषण का उल्लेख मिलता है किसमें? गंधतिंदु जातक में। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव दान देने का राज्य आदेश जारी किया था। इसे किसने उत्कीर्ण करवाया है? किसने उत्कीर्ण? चक्रदास ने उत्कीर्ण करवाया। किसने? चक्रदास ने। कौन से वर्ष में? प्रभावती गुप्त राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। ये भी संस्कृत में ही है, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में है। किस पर है? पूना ताम्रपत्र लेख में। पूना ताम्रपत्र लेख में है। इस पर भी हम विस्तृत बात कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल। प्रभावती गुप्त ने भूमिदान अभिलेख से संबंध में असत्य कथन क्या है? सारी बात कर चुके हैं, बता देता हूं। इसमें प्रभावती गुप्त द्वारा दिए गए भूमिदान का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल। एक गांव दान में दिया था दंगुन, इसमें दंगुन गांव से संबंधित बात आती है, बिल्कुल। दंगुन गांव आचार्य सनातन स्वामी ब्राह्मण को दान में दिया, बिल्कुल। इसे हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हरिसेन ने नहीं, किसने उत्कीर्ण करवाया है? चक्रदास ने। चक्रदास ने। बोर्ड में पूछ सकते हैं कि जो पूना ताम्रपत्र लेख है प्रभावती गुप्त के बारे में किसने उल्लेख करवाया? चक्रदास ने। नेक्स्ट सवाल। मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी प्रतिवेदक, देखिए इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि एक ग्रंथ है अशोकावदान। अशोकावदान, इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक स्वयं आदेश देते हैं, अशोक स्वयं आदेश देते हैं कि कोई भी सूचना है वो मेरे तक लेकर के आने में पूर्ण रूप से छूट होगी। प्रतिवेदक नहीं, प्रतिवेदक। कौन है? प्रतिवेदक। प्रतिवेदक। तो प्रतिवेदक क्या है? संवाददाता है, सूचना देने वाले। सेनापति नहीं है, सूचना देने वाले, ना राजदूत है। तो ये आपके क्वेश्चनों की श्रृंखला थी इस पाठ की। राजा किसान नगर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल थे। नेक्स्ट हम आगे के सवाल अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।